Bhi Muzumdar, Mrs. Sanjeevani Muzumdar, Chancellor of University, Dr. Vidya Irvedkar, Dr. R. Raman, Vice Chancellor SIU, Dr. Rajiv, Dr. M. A. Shahil, रजिस्ट्रार, उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और विशेष रूप से आज मुझे जो भविष्य के हमारे नेशन बिल्डर हैं ऐसे मेरे युवा साथियों और बहनों, फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स ये बहुत इनोवेटिव कंसेप्ट है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन इज इंपॉर्टेंट, पर्सन एंड पार्टी, पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इज इंपॉर्टेंट, एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, इसमें फिलोसॉफी इज इंपॉर्टेंट। फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी, कन्विक्शन, विजन, ये भविष्य के विकास के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसलिए अक्सर एक बात, मैं जब मंत्री बना था महाराष्ट्र में, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक स्टेटमेंट को मैंने याद रखा था और अपने ऑफिस में लिख कर रखा था। जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, but America is rich because of American roads are good. प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो रोड से आती है। किसी भी देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। विदाउट इंडस्ट्री एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी कैनॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वी कैनॉट इरेडिकेट द पॉवर्टी। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करनी है, प्रॉस्पेरिटी को अगर लाना है तो बेसिक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसमें से आज मैं आपके सामने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और जब यहाँ मैं आ रहा था तो मैं ज्ञान मार्ग के पहले ज्ञान मार्ग की शुरुआत होने के पहले अज्ञान मार्ग पे आ रहा था। पिछले बार मैं जब आया था तो हेलीकॉप्टर से आया था, इस बार मुझे अनुभव मिला ज्ञान का भी और अज्ञान का भी। निश्चित रूप से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वी नीड फ्यूचरिस्टिक अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये जो फ्यूचरिस्टिक विजन है, इसको आप जैसे लोग ही सोच कर बना सकते हैं, और ये जो विजन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी प्लानिंग करने में गलतियां हो जाती है। मैं जब 96-97 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, और तब मेरे सेक्रेटरी मुझे कह रहे थे कि 4 लेन का रोड बनना चाहिए। बहुत आग्रह करके मैंने उनको कहा कि कम से कम ये आगे चलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्वायर करना चाहिए, ताकि कम से कम 8 लेन का तो भी हो जाएगा, 10 लेन तक पहुंच पाएंगे सर्विस रोड के साथ, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा तो मुश्किल होगी। पर बाद में मुझे लगा कि ये फॉरेन में जब मैं गया था तब मुझे लगा कि कम से कम ये 40 लेन का बनाना चाहिए। तो मैंने गलती की, पर अभी दिल्ली में एक रोड मैंने बनाया वो 40 लेन का बनाया,
आप दिल्ली से मेरठ की जब जाते हैं तो दिल्ली के शुरुआत से जो रोड निकलता है अक्षरधाम मंदिर के पास से, वो 40 लेन का है, फिर भी ट्रैफिक जाम है। इसका मतलब फ्यूचर का सोचते समय अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट में हमको फ्यूचर के 25 से 50 साल तक दूर का सोचना होगा। ये जो विजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें टाइम बाउंड कोई ना कोई पैच वर्क करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। हम आज की समस्याओं को कल के ऊपर केवल पोस्टपोन करते हैं, और इसलिए फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जो होगी वो 50 साल का सोचकर हमने करना चाहिए। और इसलिए ये मुझे लगता है कि आप सब लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका प्लानिंग करते समय फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, उसके लिए 50 साल का सोचकर योजनाएं बनानी चाहिए। ये केवल रोड और ब्रिजेस और टनल बनाने का काम नहीं है, इसका डायरेक्टली रिलेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से है। अभी मैंने दिल्ली देहरादून हमने एक हाईवे बनाया, तो उससे 4 धाम के लिए एक 12,000 करोड़ का रोड बनाया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केवल रोड बनाने से उत्तराखंड का जीडीपी बढ़ गया। आने वाले जो तीर्थाटन करने के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट थे वो 3 गुना बढ़े। और टूरिज्म या ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को निर्माण करने के लिए खर्चा होता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि हमारा देश, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और अभी हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। और इसलिए अगर ये पूरा करना है तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए रोडवेज है, उसके साथ साथ वाटरवेज है, बहुत सी बातें जिसमें अलग अलग सेक्टर में, हवाई जहाज, एयरपोर्ट का सेक्टर, एविएशन का बहुत बढ़ रहा है। और मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने वाटरवेज का प्लानिंग किया था, वाराणसी से हल्दिया तक, और हल्दिया से बंगाल के सी से जाकर ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग करके मैं उस समय बांग्लादेश में घुसकर 250 किलोमीटर अंदर मैंने मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग किया था। क्योंकि पानी से जाने में फ़ायदा ये है कि रोड से जाने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर 10 रुपये का खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये, 6.5 रुपये का खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपये का खर्चा आता है। और इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसका संबंध लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ है। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% थी। चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट उसके जीडीपी की तुलना में 8% थी। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% थी। और अभी बीच में IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT शायद चेन्नई, तीनों ने अध्ययन किया और KPMG ने उसका एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, मेरे हाथ से हुआ। तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हाईवेज अच्छे बनने के कारण 6% कम हुई। अब ये 6% कम हुई बात को भी 6 महीने हो गए। मैं आपको आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% से कम है। अब आप भी देखिए कि अगर हम लोग 16 से 9% अगर आए, 7% अगर कॉस्ट हमने कम की है, तो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम कितने कॉम्पिटिटिव बने हैं, क्योंकि कंपटीशन है। और इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम करने के लिए हमको अच्छे रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट के अच्छे व्हीकल चाहिए, पोल्यूशन फ्री अच्छा फ्यूल चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल का भी जो इंडस्ट्री है उसका भी मेरे डिपार्टमेंट के साथ संबंध है। और इसलिए आज इलेक्ट्रिक आ गई, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का ज़माना आ गया। हम 23 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी पॉलिसी है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस।
और जिसके कारण इतनी तेजी से गति हो रही है कि मैं 1.5-2 साल पहले यहीं चाकंड में मर्सिडीज इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करने के लिए आया था। तो उनके वर्ल्ड चेयरमैन ने मुझे कहा कि हमने तय किया है कि हम इसके बाद मर्सिडीज केवल इलेक्ट्रिक पर ही बनाएंगे और इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया ही होगा। तो आप देखिए कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, जब मैं मंत्री बना तब उसका साइज 12 से 13 लाख करोड़ था और हम 7वें नंबर पे थे वर्ल्ड में। आज हमारा नंबर 3रा है। हमें 6-7 महीने पहले हमने जापान को सरप्लस करके हम 3rd नंबर पर है और हमारा साइज 22 लाख करोड़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज है। अब ये क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में रिसर्च इनोवेशन के कारण टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ। आज अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में भी काफ़ी बड़ी प्रगति हुई। हमारी 2 व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। हमारी कार कंपनियां मारुति सुजुकी बहुत एक्सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट करने के कारण जो पूना के आसपास जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वेंडर्स हैं, यहाँ रोजगार क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हुई और उसके कारण यहाँ रोजगार निर्माण हुआ। इसलिए आज अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका साइज है 79 लाख करोड़। चाइना 2nd नंबर पर है, उनका साइज है 49 लाख करोड़ और हिंदुस्तान है अब 23 लाख करोड़। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, 5 साल के बाद हम हिंदुस्तान को वर्ल्ड में नंबर 1 पर ले जाने का हमारा प्रयास है। अब इसका कितना इम्पैक्ट है देखिए कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में करीब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री है, इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, जो हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। ये इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट की है और इसलिए आने वाले समय में ये सब मल्टीप्लाई होता है। और इसका बेसिक आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा बनता है तो हमारे ग्रोथ का वो फाउंडेशन है। और इसलिए 100 रुपये अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करते हैं तो 323 रुपये उसके कारण जीडीपी में उसका इम्पैक्ट है। यानी 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट का 323 रुपये जीडीपी के लिए इम्पैक्ट है, इतना इसका इम्पोर्टेंस है। और इसलिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे किसानों के लिए मार्केट मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध सब शहरों में आ सकता है। इसका कारण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब मुझे उन्होंने एक काम दिया था कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव हैं, उन गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने के लिए एक योजना बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। और उस समय मैंने एक योजना बनाई थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आज सबसे फ्लैगशिप योजना है और जिस योजना के द्वारा कम से कम 5 लाख से ज़्यादा हमारे गांवों को जोड़ने का काम हुआ। तो उस योजना के रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन मेरे साथ थे और उन्होंने अध्ययन करके बताया था कि अगर ये योजना होगी पूरी तो देश का जीडीपी 1,10,000 करोड़ से बढ़ेगा केवल रोड के इम्पैक्ट के कारण। तो किसानों को कितना फ़ायदा आप समझिए, उद्योगों को रॉ मटेरियल और कंज्यूमर्स के लिए कितना फ़ायदा है, युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री ओपन करने के लिए और रोजगार के लिए, और रिमोट एरियाज़ को मेन स्ट्रीम में लाने से, इकोनॉमी से जोड़ने से बहुत फ़ायदा होता है। आजकल आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाइए, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, ये सब जगह पर मैं 5 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ। पूरा चित्र बदल गया। अब आने वाले समय में हिंदुस्तान में बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट मेघालय, इधर अरुणाचल जाने लगे। मैं भी मेघालय में था, मुझे जब मैं कार्यक्रम में था तो मुझे बहुत मराठी में लोग बोल रहे थे कि कहाँ से आए, पुणे से आए, मुंबई से आए, अनेक लोग उधर पहुँचे हैं और टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। हम लोग कारगिल के नीचे
एक झोजिला टनल बना रहे हैं जो लद्दाख लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। तो आप देखिए उसका इम्पैक्ट कितना है कि पहले आप अगर हिमाचल प्रदेश में मनाली में जाओगे तो मनाली से हमें आगे हम लोग जब रोहतांग पास जाते थे तो 3.5 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे। वहाँ एक अटल टनल हमने बनाई है तो 8 मिनट में निकल जाते हैं। अब 3.5 घंटे का और 8 मिनट का। और वहाँ से अटल टनल से बाहर आने के बाद बिल्कुल हिमालय के बीच में से इतना सुंदर एरिया है, हम 8 टनल बना रहे हैं और पूरा रोड वहाँ से हिमालय के बीच में से वो सही एक्चुअली देखने लायक एरिया है। और वहाँ से हम आते हैं लद्दाख लेह में। फिर लद्दाख लेह में 6 महीना बंद रहता है ट्रैफिक, क्योंकि बर्फ़ के कारण -8 डिग्री -6 ऐसे डिग्री टेम्परेचर है। और इसलिए वहाँ हमने ये सब दूर करने के लिए झोजिला टनल बनाने का काम हाथ में लिया। 5 बार उसका टेंडर हुआ, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, पर हमने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम 1.5 साल किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि अब वो 70% काम पूरा हुआ है और उसकी कॉस्ट केवल 5,500 करोड़ है। हमने 5,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पे बचा है, 5,000 करोड़। और वहाँ से नीचे अगर टनल पे खड़े रहेंगे तो बिल्कुल हमें वहाँ से हम लोग एक प्रकार से पूरा हिमालय ऐसा दिखता है और वहाँ से बिल्कुल बाद में पाकिस्तान है। तो आप देखिए कि वहाँ से श्रीनगर आते हैं और श्रीनगर से आने के बाद जम्मू आने तक हम 36 टनल बना रहे, उसमें से 27 पूरी हुई। और वहाँ से कटरा, वैष्णो देवी के वहाँ से हम कटरा से दिल्ली हाईवे बना रहे हैं, वो भी लगभग पूरा होते हुए आया है। और वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली आएंगे अमृतसर से, और दिल्ली आने के बाद डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ेंगे। तो दिल्ली से मुंबई अभी हमारा लगभग 75% तो काम पूरा हुआ है और अभी कोशिश करें कि हमारे इस साल में 95% काम पूरा होगा और एक आधा पैकेज केवल रहेगा। तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई, और यहाँ से मुंबई आने के बाद, मुंबई आने के पहले ही हम सूरत से, मुंबई और पुणे आने की ज़रूरत नहीं साउथ में जाने के लिए, हम सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, पूरे साउथ को जाएंगे। तो उत्तर भारत से जितने लोग आ रहे हैं, जिनको अब मुंबई से आते, मुंबई से पुणे आते, पुणे से सोलापुर, कोल्हापुर जाते, जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सूरत से निकलकर डायरेक्ट वो चेन्नई तक उधर साउथ में जाएंगे। 320 किलोमीटर कम जो डिस्टेंस है दिल्ली टू चेन्नई, 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। और हम बचपन में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये सपना पूरा होगा। तो ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हमारी टूरिज़्म को, हमारी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत उसका बूस्ट मिलता है। बेटर कनेक्टिविटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हाईवे, एक्सप्रेसवेज, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स और टनल्स बहुत तेज़ी से हम विकसित करें। हम तो अब 3 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें केवल डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम कम नहीं होगा, तो ये हमारे प्रोग्रेस, विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाकर देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने का मार्ग है। और इसलिए नेचुरली मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो टूरिज़्म का सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर है, सब जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और उसमें जो हमने अभी प्लान किया है कि ऑल इंक्लूसिव इंफ्रा डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, उसमें हाई स्पीड कॉरिडोर्स, टनल्स फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी, फोर्ट कनेक्टिविटी, रिलीजियस एंड टूरिज़्म कनेक्टिविटी, पालकी मार्ग जैसा अभी ये पंढरपुर को देव आळंदी से जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग अभी हमने लगभग पूरा होते हुए आया है, आखिरी इसमें है।
और जिसके कारण अब बड़े प्रमाण पर लोग आसानी से जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये निश्चित रूप से ये केवल सुसह्य जीवन नहीं देता पर आर्थिक समृद्धता और संपन्नता भी लाता है। और इसलिए असली उद्देश्य हमारा कनेक्टिविटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में आप जैसे युवा जो है, जो नॉलेजेबल भी है और मुझे लगता है कि उनकी विजन भी है, काम करने की इच्छा भी है, इसमें मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं होती। अब आपको भी ताज्जुब, मैं आपको एक मेरी केस आज देकर देने वाला हूँ स्टडी करने के लिए, और वो ये है कि विदाउट मनी बहुत से काम हो सकते हैं। पैसा बहुत है, मेरे पास अब 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। मेरा प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, पैसा खर्चा नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है इससे इनकम क्रिएट किया जा सकता है। और इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और आपको एक बात याद रखिए कि नॉलेज के साथ एक बात बहुत आवश्यक है, वो है वायबिलिटी। आप कोई भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, चारों बातों के आधार पर जब आपका प्रोजेक्ट टीपीआर बनेगा तब आपकी विजन जो होगी वो सक्सेस ही होंगी। और इसलिए अभी हमने टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है, हम काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी हमारा बैकबोन है। क्वालिटी मॉनिटरिंग बेहतर होनी चाहिए। हम कितने अभी ये 27 साल से मैं मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया, कोई गड्ढा नहीं है उसके ऊपर, है क्या कोई गड्ढा? आप जाते हैं ना कभी, अभी भी रोड अच्छा है और उसकी न्यूज़ नहीं छपती पर कोई रोड दूसरे भी राज्य सरकार का भी और गड्ढा है, मिसिंग लिंक, और उसमें वो मेरे समय फॉरेस्ट ने परमिशन नहीं दी थी तो मैं नहीं बना पाया था। अब वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई, वो गिर गई तो भी सोशल मीडिया मुझे ही ठोक रही थी कि ये गिर गई तो इसलिए अभी ये सोशल मीडिया का एक फायदा हुआ कि ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए बड़ा उपयोगी हो गया। फटाफट ध्यान में आता है कहाँ गड़बड़ हुई है। और इसलिए हमने टेक्नोलॉजी में एक नए बातें, एक व्हीकल तैयार किया है जो रोड की पूरी क्वालिटी, सब बातों के डिटेल हमको दे सकता है। डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक है, हमारे ऑफिस में डाटा आता है। एनएसवी, लिडार, ड्रोन्स, एआई, डैश कैम, ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर में करना ये बहुत आवश्यक है, जिससे क्वालिटी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, डिफेक्ट जल्दी आइडेंटिफाई होंगे, मेंटेनेंस प्रिडिक्टिव हो रहा है और इसलिए प्रोजेक्ट डिलीवरी फास्टर हो सकती है। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपेयर आफ्टर फेल्यूर इसके बजाय हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का उपयोग करके प्रिडिक्ट बिफोर फेल्यूर, दैट इज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए भी एआई का उपयोग करके हम काफ़ी बातों की जानकारी ले सकते हैं और ये इसमें धीरे धीरे काफ़ी बातें विकसित हो रही है और मुझे लगता है कि इसका उपयोग होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमारी कमिटमेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट ईज है हमारे सोसाइटी के, हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इसलिए केवल हम लोग काम करते समय ये सोचें कि हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। और दूसरी बात तो मैं अक्सर आपको आग्रह से कहूँगा, आई डोंट नो कि आपका ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, नॉलेज विथ इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज विदाउट इथिक्स बिल्कुल काम का नहीं है। आपकी होशियारी जो है वो अगर इथिक्स के साथ होगी बहुत उपयोगी है। क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी, क्वालिटी, these are the important capital of 21st century. Honesty, credibility, goodwill, quality, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, शॉर्टकट नहीं मारना।
अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। और इसलिए नॉलेज विथ इथिक्स, वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मैं गलती कर सकता हूं, पर मेरी बात मानिए, आइदर इट इज पॉलिटिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, एनीवेयर, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और इसलिए नॉलेज विथ इथिक्स, नॉलेज विथ वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर विदाउट वैल्यूज आप कितना भी नॉलेज आपको होगा और आपने शॉर्टकट मारा तो आप टिक नहीं पाओगे। और इसलिए मैं ये आपसे ज़रूर सुझाऊंगा कि आप ज़रूर इसका उपयोग करिए। जहाँ तक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सी बातें की है। फ्लैश का उपयोग करते हैं रोड में। अब मैंने तय किया मेरे विभाग ने कि 2027 समाप्त होने पे पहले ये जो लीगेसी है, सॉलिड वेस्ट कचरे पड़े हैं ना, दिल्ली में 4 माउंटेन बड़े बड़े बने हैं। अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके, अभी हमारे नागपुर में अभी ये सिम्बोसिस के सामने ही एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अभी हुआ कि हम कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक से क्रूड इंडस्ट्रियल ऑयल बना रहे हैं। बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर अभी हम लोग 29 टन पर डे बायो CNG बना रहे हैं। अभी वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट होगी तो निश्चित रूप से हमें इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलेगी। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, मैं 7 साल पहले 8 साल पहले ये सिम्बोसिस के सामने ही हमने इनको जगह दी, वो कचरे वाली जगह थी पर वो प्राइम जगह बनी। 1 रुपए पे दी इनको, करीब 90 एकड़ जगह 1 रुपए लीज पर दी 30 साल के लिए। तो हमने ये जब बनाया तो बाकी जगह भी हमने खाली, अब कचरा स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी वेस्ट टू वेल्थ में हमने ये जो दिल्ली की टेकड़ी है 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। बाम्बू के क्रैश बैरियर हमने 70 किलोमीटर बनाया बाम्बू से। बाम्बू ये वेरी अच्छा मटेरियल है। अभी इसके साथ साथ हमने रबर, प्लास्टिक रिसाइकल करके बिटुमेन में डाल के उसका उपयोग किया। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी, GFRP, जो ग्लास फाइबर का स्टील आ रहा है, उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब एक किसी की मोनोपोली होती है वो रेट बढ़ाते हैं। हर चीज़ के ऑप्शंस होने चाहिए। अभी UHPFRC करके अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट, ये मलेशिया में सक्सेसफुल हुआ। और वहाँ से आकर फिर मैंने कहा कि नहीं, हम यहाँ के मुंबई IIT के रवि सिन्हा करके इंचार्ज थे सिविल इंजीनियरिंग के, मैंने एक टीम भेजी, L&T के वेंकट रमन, सबको भेजा। और वो टेक्नोलॉजी सिंगापुर में भी आई, फिर हमने इंडिया में लाई। वो सिंपल है कि जैसे हॉल बना है तो आप पिलर बनाते हैं, ये 2 पिलर है, तो ब्रिज बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय 2 पिलर का डिस्टेंस मैक्सिमम हिंदुस्तान में 30 मीटर था। तो उन्होंने क्या किया कि ये डिस्टेंस 120 मीटर किया, और 120 मीटर करने के कारण कॉस्ट एकदम 30% कम हो गई। और इसका कारण ऊपर का जो बीम कास्ट किया वो स्टील फाइबर में कास्ट किया। अब स्टील फाइबर में कास्ट किया है, तब जो पूना में अभी हम लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, एक ही पिलर पर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए कॉस्ट सेविंग भी है उसमें। तो आने वाले समय में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विदाउट रिसर्च नहीं होगी, और इसलिए वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये सब काफ़ी बातें तो है, पर एक पुणे की केस स्टडी करने के लिए दे के जा रहा हूँ, और वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ और इसलिए पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो जब मैं कहूँगा, आपने अभी शायद 10,000 करोड़ कहा, हाँ 7,000, मैं पूना में 60,000, 7 नहीं 60,000 करोड़ के काम 2 साल में शुरू कर दूंगा। 1 साल में ही हो जाएंगे 60,000 करोड़। अब आप बताओगे 60,000 करोड़ है, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है
दिस इज टू बी ए इनोवेटिव मॉडल, जिसका आप स्टडी करिए। मैं प्रकल्प का नाम बताता हूँ। पहले 4 प्रकल्प है 31,600 करोड़ के। एक पुणे से शिरूर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूना में आना रोड पे ऐसा लगता नहीं आना चाहिए। पूना में इतना एयर पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक जाम, अब जो आते हैं वो पूना में आते हैं। अब कितने लोग आएंगे यहाँ? तो नेचुरली पूरा वो हाउसफुल शो हो गया। ये हॉल की कैपेसिटी तो है ना, सबको आने दो। विश्व हमारा घर है, वसुदेव कुटुंबकम, पर हॉल की कैपेसिटी कितनी है देखना पड़ेगा ना। तो अभी ये जो प्रो है पुणे शिरूर 53.40 करोड़, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा ब्रिज बना रहा है सिंगल पियर पर 7,515 करोड़। हड़पसर से यावत 31.65 किलोमीटर 5,265 करोड़। फिर तड़ेगांव चाकंड शिक्रापुर ये 53.20 किलोमीटर, ये 4,000 करोड़। इसका भूमि पूजन हो गए, काम शुरू हो गए। फिर एक दूसरा जो है, मैं पूना से औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ शिरूर के आगे, और मेरा सपना है कि पूना से 2 घंटे में औरंगाबाद जाएंगे। तो अब वो काम करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको भी 6 लेन बना रहे हैं, और औरंगाबाद तक 2 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, और वहाँ से नागपुर 2.5 घंटे में। तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं। ये शिरूर से संभाजी नगर 192 किलोमीटर, ये 15,000 करोड़। और इसके अलावा कल हमने एक निविदा फाइनल की है, वो खेड़ से नासिक फाटा 30 किलोमीटर, वो भी एलिवेटेड रोड है, ये भी 8,000 करोड़ का है। और इसके साथ ये जो वेस्टर्ली बाईपास है, ये मैंने ही बनाया था जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। ये जो कौन सा अपना चौक है अपना, जो चांदनी चौक, ये पूरे रोड जो है वो मेरी गलती है, आप जो भुगत रहे हो। मुझे पता ही नहीं कि इतने स्पीड से पूना बढ़ेगा। तो पूना मुंबई पूना हाईवे बनाने के बाद, यहाँ पलटने के बाद इस रोड का भी काम हमने किया, और पूना के जो नल रोड बनाए थे पर वो इतना ट्रैफिक हो गया। तो ये जो रावेत से नरे एलिवेटेड कॉरिडोर 32 किलोमीटर 6,000 करोड़। फिर पुणे से सातारा, इसका काम अभी 1 महीने भर में शुरू हो जाएगा। ये अब इस पे 6,000 करोड़, ये काम तो पहला 1,000 करोड़ का रिपेयर का, बाद में 6,000 करोड़ का इसमें रिपेयर होगा। और कोल्हापुर तक रोड है अभी, कोल्हापुर सातारा कोल्हापुर जरा अड़चन में है। फिर जो नया पुणे से सोलापुर 4 लेन टू 6 लेन 8,000 करोड़। और फिर है एक नया एक्सप्रेस हाईवे में बना रहा हूँ। ये जो अटल पुल से उतरने के बाद अब JNPT के तरफ 3-4 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से ये अटल सेतु से पागोटे चौक, यहाँ का पहला अब टेंडर निकल गया। तो नया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो पैरेलल, इधर ये जो पुराना हाईवे है जो मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, वो भी फुल हो गया है। तो नए हाईवे से आप आएंगे, उसके पहला पैकेज का भी काम शुरू हो जाएगा। अटल रोड से पागोटे चौक, और वहाँ से पुणे रिंग रोड तक आएगा। और फिर पुणे से बंगलोर आगे बनाकर मुंबई से बंगलोर 5 घंटे में पहुँचना है। तो ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा शीड़ फाटा से, ये शीड़ फाटा कौन सा है मालूम है? ठाणे में। वहाँ से पनवेल, और पनवेल से पुराना मुंबई पुणे हाईवे जो है उससे लेकर हम लोग चिंचवड़ तक पूरा इसको अच्छा बनाएंगे। और 2-4 दिन पहले मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि कर्जत के बाद एक नया रोड डायरेक्ट पुणे अहमदनगर रोड को, एक्सप्रेस हाईवे को और एग्जिस्टिंग रोड को जोड़कर डायरेक्ट ठाणे से औरंगाबाद जाएगा, पुणे आने की जरूरत नहीं। तो पुणे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। एक तो साउथ का ट्रैफिक बंगलोर का वो कम हो जाएगा, सोलापुर कोल्हापुर का। फिर वहाँ से नासिक जाने वाला उधर बाहर के बाहर चला जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। तो पुणे काफ़ी डिकंजेस्ट होगा। और यही प्रोजेक्ट की कीमत जो है ये करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा है। और ये 1 साल में 1.5 साल में सब प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इसमें जो पहले 3 प्रोजेक्ट है, इसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी सरकार ने नहीं दी। मैंने महाराष्ट्र सरकार को एक रिक्वेस्ट की थी कि ये प्रोजेक्ट अगर होंगे तो आपको सीमेंट और स्टील को GST मिलेगा। तो ये अगर आप मुझे माफ़ कर दो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, तो दैट इज़ नोशनल लॉस। तो उन्होंने, अजित दादा थे और देवेंद्र जी ने मुझे उनका GST माफ़ कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन मैंने उनको डाली कि आप जो सैंड लगेगी, स्टोन होगा, उसकी रॉयल्टी फ्री करो।
मट्टी लगेगी, मुरूम लगेगा, फ्री कर दो, वो उनने कर दी। अब नेचुरली इससे कॉस्ट कम हो गई और इसके कारण फिर मैंने ये कहा कि इसमें अभी टोल भी बोलेंगे आप लगेंगे तो टोल से वसूल कर रहा है। अभी हमने नई सिस्टम लाई है कि आपको 3,000 रुपये का पास लेना है केवल, तो 3,000 रुपये में 200 टोल फ्री, यानी 15 रुपये टोल पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है। अभी मुझे पहले लोग बोलते थे मुंबई से पुणे टोल, एक तो नाटक बना था मराठी में, वो नाटक में वो जब वो टोल पे खड़ी होती गाड़ी होके आते हैं तो बोलते क्या हुआ, बोले नितिन गडकरी आड़ा पड़ा। तो मैंने लोगों को कहा तो लोग नाराज होते हैं। देखिए, जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे नहीं था तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे। शायद आप में से उतने लोगों को अनुभव नहीं होगा। कोई टैंकर अगर ये होता था तो एक एक दिन 24 घंटे तक लोग अटके रहते थे। अब आप 2.25 घंटे में जा रहे हैं, तो 9 घंटे के बजाय 2.25 घंटे अगर गाड़ी चलती है तो आपका फ्यूल कम चलता है, टाइम बचता है। तो फ्यूल की जो बचत होती है उसमें से थोड़ा टोल दिया। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। तो यही प्रिंसिपल है। तो ये 15 रुपये का टोल है तो 3,000 रुपये का पास है, तो कार वालों के लिए कोई नहीं, और स्कूटर वगैरह तो अलाउ ही नहीं है इसमें। अभी बाकी लोगों के लिए और हम लोग सोच रहे, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये इनकम पर हमारा पैसा डाल के फिर हम काम करते हैं। तो ये इसमें इतना ट्रैफिक है, ट्रैफिक को पीसीयूज में बोलते हैं। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर आए 2, एक वेस्टबर्न करके कंपनी और दूसरा और एक है, उन्होंने लैंड एक्विजिशन के भी पैसे कॉन्ट्रैक्टर ने दिए 800 करोड़ रुपए, और हमने उनको अलाउ किया। उनका एक टाइम टेंडर निकाला, उसमें कुछ समय वो टोल लेंगे। तो लैंड एक्विजिशन के भी पैसे 3 रोड के काम शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम ये आया कि पुणे से औरंगाबाद रोड नॉन वायबल हुआ। इसका कारण पुणे से अहमदनगर पर 4 टोल थे, वो महाराष्ट्र सरकार को रोड दिया था, उन्होंने एक को दे दिए, उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। फिर मैं सोच रहा था अब क्या करना, पैसे कैसे करना। एक दिन मेरे मन में आइडिया आई कि ये शीड़ फाटा से पनवेल और पनवेल से जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है वो 2018 वो मैंने ही MSRDC को दिया था, क्योंकि वो रोड मुंबई पुणे हाईवे वायबल नहीं, ज़रा लॉस जा रहा था, तो ट्रांसफ़र किया था। तो अब वो रोड उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए लेके मोनेटाइज किया। अब वो 28 में ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे वापस दो मेरा रोड। तो अब वो रोड मैं वापस ले रहा हूँ। तो वहाँ से ये शीड़ फाटा से पनवेल से लेकर चिंचवड़ तक, पिंपरी चिंचवड़ तक ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे ये बनाऊंगा, और इसको आगे से करजत से आगे जाकर डायरेक्ट पुणे अहमदनगर और पुणे अहमदनगर एक्सप्रेस हाईवे जो बना रहे औरंगाबाद, उसको जोड़ देंगे। तो ये रोड को मैं मोनेटाइज करके इसके पैसे से लैंड एक्विजिशन करूँगा पूरे औरंगाबाद का, और लैंड एक्विजिशन के लिए मुझे 2.5 से 3,000 करोड़ चाहिए। तो इधर से रेस करके उसका, तो मैंने कहा पुणे मत कहिए, ये ठाणे टू औरंगाबाद कहेंगे उसको, शीड़ फाटा। तो उसको चेंज किया, तो अब वो उसका टेंडर निकालेंगे। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा। पर जनरली विद्वान लोग सेमिनार, चर्चा, बहस खूब करते हैं। ये ऐसे विद्वान नहीं चाहिए। नॉलेज विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्ञान ही देते रहोगे तो कैसे चलेगा, प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, वी आर नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर्स। मेरा अनुभव, जो विद्वान लोग होते हैं वो बहुत विद्वान लगा के वो प्रॉब्लम क्रिएटर बनते हैं। मैं कभी कभी सरकारी ऑफिस में कुछ लोगों को कहता हूँ, कहाँ से, बोले IIT से। मतलब क्यों आते हो ऑफिस में, मत आओ ना। तुम नहीं आओगे तो भी सरकार का और देश का फायदा होगा, तुम्हारे आने के कारण तकलीफ होती है। रोज आके निगेटिव लिखते रहते हैं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच, कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अल्टीमेटली वी आर कमिटेड टू द नेशन। हमें लोगों का जीवन सुसह्य बनाना है, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाना है, और लोगों को तकलीफों से मुक्ति दिलानी है। ये हमारा उद्देश्य है। ये करना कितना कठिन है, ये क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे विद्वान लोग मत तैयार करिए। जो है वो क्या प्रॉब्लम कितना भी कठिन है, विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन।
There are some people who convert problems into opportunities, and there are some people who convert opportunities into the problems. तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छे हैं, आप समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, समाज, देश के लिए काम करते हैं, तो फाइंड आउट द वे आउट, सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, और ये पॉसिबल है। और इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये केवल 60,000 करोड़ के काम विदाउट स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी, ये पूना के आजू बाजू के मैं कर रहा हूँ। ऐसे अगर करना है तो कचरे पे, ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है ना, इसमें 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। हमने हमारा टॉयलेट का पानी नागपुर में 8 साल से बेचा है, 300 करोड़ मिलते हैं साल के, 300 करोड़ टॉयलेट का पानी बेचकर। टेक्नोलॉजी अगर ठीक है, इरादा अगर साफ है, विजन अगर परफेक्ट है, टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है, द स्काई इज द लिमिट, यू कैन मेक मिरेकल्स। और मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बजट के साथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जोड़ना चाहिए। अभी मैं कैपिटल मार्केट में जब जाता हूँ, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे इनवीट और टीओटी मॉडल में, जब लड़ाई चल रही थी ये यूक्रेन की और रशिया की, तब प्रॉब्लम थे। अभी तो मैं गया था इनवीट मॉडल में, उस दिन अमेरिका और ईरान की वॉर चल रही थी, तो मेरे फाइनेंस मेंबर थे एनएजा के, मैंने कहा आप डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक के उनकी लेवल है, मतलब आपको समझ में नहीं आता, यही समय मिला आपको कि आप कैपिटल मार्केट में मेरे को बुला रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में और ओपन कर रहे हो, तो बॉन्ड सब्सक्राइब कर रहे हो, कैसे होगा, और नहीं मिलेंगे तो बदनामी होगी। बोले साहब चिंता मत करो, आपका नाम का ठप्पा है, होगा। मैंने कहा आप मुझे निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि ये डिफिकल्टी में डालोगे। मैं गया, मैंने बॉन्ड सब्सक्राइब की घोषणा की 9:30 बजे, 7 दिन का टाइम था, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, बरसात आई, ऐसा पैसे की बरसात आई कि बंद करना पड़ा। अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो देश में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। लोग देने के लिए तैयार है। और उसमें मैंने अभी और आपको एक बात बताता हूँ, आपके यहाँ जितने लोग रिटायर्ड होंगे तो एनएचआई के बॉन्ड्स में पैसे डालो, मैं 8.05 इंटरेस्ट ईयरली आपको दूंगा, और हर महीने में जो लोग हैं उनके अकाउंट में जमा करूंगा इंटरेस्ट। और जो इनविट पहला मैंने निकाला था 100 रुपये का जो था बॉन्ड, उसकी कीमत 140 हो गई, यानी आपको 18% रिटर्न मिला है, 18%। तो आप कोई भी बैंक में जाओगे तो आपको 4-6% से ऊपर थोड़े इंटरेस्ट मिलेगा। ऊपर देश का विकास में तो मुझे बहुत बड़े बड़े कैनेडियन फंड, अमेरिका से, इधर से, स्विट्जरलैंड से सब लोग आते हैं, मैं चाय पानी सबका करता हूँ। बोला ठीक है धन्यवाद, मैं आपको बताऊंगा। पर अब हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं छोटे लोगों के जेब से पैसे लेने वाला हूँ, कंपाउंडर, चपरासी, कांस्टेबल, और उसको कहूँगा तुम पैसे इन्वेस्ट करो, मैं तुमको 18% तक रिटर्न दूंगा, और तुम्हारे पैसे से रोड बनाऊंगा, रोड भी अच्छे बनेंगे, और गरीब को भी समृद्ध बनाने का काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि कोई पैसे की कमी नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट में भी देखो आप, कितने एयरपोर्ट अभी प्राइवेट बन रहे हैं, 22% ग्रोथ है। अभी टाटा ने हवाई जहाज बनाया, तो अभी तो उन्होंने डिफेंस के लिए बनाया, तो मैंने उनको कहा यही हवाई जहाज को वो जो लगा दो, सीटें लगा दो और चलाओ, और आगे एक फ्लोट लगा दो, एमपीबीएस सी प्लेन, मैं घुमाऊँ, उसमें उतराऊँ मुंबई के समुद्र में, जो पानी पे भी उतरता है, एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है, जरूरत है उसकी। और वो प्लेन अगर आ जाएगा तो कोई भी तालाब में उतरेंगे, एयरपोर्ट की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, नॉलेज इज द पावर, और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इज द स्ट्रेंथ। और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगा। हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक वायबिलिटी काफ़ी है। तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ से पैसा लेके वहाँ दे दे, ये अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में वायबिलिटी नहीं जो पूना में है, तो फिर यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का वहाँ, देश एक ही है ना। और यही तो है कल्याणकारी राज्य में कि जो होगा उससे लो, और जिसके पास नहीं है उसके लिए करो। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की ग्रोथ को बढ़ाएगा, और उसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी आएगी, और रोड सेक्टर में तो काफ़ी आई है।
और मुझे लगता है कि आप जब आगे जाकर आपको किसी फील्ड में जाओगे तो निश्चित रूप से इस देश के विकास के लिए आपके इनोवेटिव मॉडल आप तैयार करिए। देश में पहला बीओटी मॉडल तैयार करने का मौका मुझे मिला, फिर हाइब्रिड एन्युटी हुआ, फिर टीओटी हुआ, फिर इनविट हुआ, अब ईपीसी विथ 15 ईयर्स गारंटी, ऐसे अलग अलग मॉडल बने और लोगों ने ही सुझाए। तो मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति के साथ अगर होगी तो निश्चित रूप से स्काई इज द लिमिट। आने वाले समय में हम सब के प्रयासों से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, हम विश्वगुरु बने, दुनिया की आर्थिक ताकत बने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस, एजुकेशन, सब सेक्टर में हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर जाए और हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न बने। यही हमारा सबका सपना है। हमारी नॉलेज, टेक्नोलॉजी, विजन, इसका उपयोग करके हम राष्ट्र के निर्माण के लिए आप सब लोग जब भी आपका मौका मिलेगा तो जरूर इस उद्देश्य के लिए कार्य करें। यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।